वो सच में मीरा को कभी नहीं बता सकता था कि उसे ये सब कैसे पता है। पिछली जिंदगी में परिवार की तबाही के बाद उसने पुराने दस्तावेजों और डीएनए टेस्ट से वो राज निकाले थे जो एल्डर्स को भी नहीं पता थे। लोग सोचते हैं महाराज वर्धन यानी मार्कोस शक्तिशाली है, पर सच ये है कि वो अपनी पत्नी से टेरिफाइड है। महाराज कोई मेन ब्रांच का वारिस नहीं था, बल्कि एक साइड ब्रांच का मामूली सदस्य था। वो इंदुमती वर्धन थी, पिछले पेट्रियार्क की आखिरी बेटी, जिसने महाराज को अपना कठपुतली पति बनाया। इंदुमती के हरम में महाराज सबसे कमजोर सदस्य था। यहाँ तक कि आर्यव के पिता देवराज भी महाराज के बेटे नहीं थे। दादी जी, इंदुमती वर्धन एक बहुत खतरनाक औरत, पर हर इंसान की एक कमजोरी होती है और मेरे पास वही है जो उन्हें चाहिए। 15 मिनट बाद वो एक शानदार मैंशन के गेट पर पहुंचे। 2 फीमेल गार्ड्स ने उन्हें रोका। आर्यव ने अपना तैयार किया हुआ कागज उन्हें थमा दिया। कुछ ही देर में एक सख्त हाउसकीपर बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई। शिट, मैंने गलती कर दी। आर्यव का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा महाराज मीरा को अपने लिए चाहता था, पर वो तो उसे अपनी पत्नी यानी इंदुमती को तोहफे में देना चाहता था। अब हालात को संभालना ही होगा। अंदर एक बेहद खूबसूरत औरत बैठी थी, बैंगनी बाल और काली ड्रेस। वो 70 साल की थी, पर ब्लड लाइन अवेकनिंग की वजह से 30 की लग रही थी। आर्यव ने अप्रेजल यूज किया, पर अचानक उसकी आंख में तेज दर्द हुआ। लेवल का फर्क बहुत ज्यादा था। नेम इंदुमती, लेवल 15/99, डिक्लाइनिंग, स्टेटस पॉइजन्ड, एसएस रैंक, अथॉरिटी 09। इसका क्या मतलब है आर्यव? दादी जी, मैं एक सुप्रीम मर्चेंट हूँ। मेरे सिस्टम स्टोर में इस महीने एक दुर्लभ चीज आई है, श्वेत कमल पिल। मुझे लगा आपको इसमें दिलचस्पी होगी। तुम्हें कैसे बता मुझे इसकी जरूरत है? बस आपके पिछले बर्थडे प्रेजेंट्स देखकर अंदाजा लगाया कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन वाली चीजें ज्यादा पसंद है। कीमत 3 मिलियन कॉइन्स और एक वादा कि आप मुझे कभी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन महाराज ने तो चिट्ठी लिखी है कि ये लड़की मुझे चाहिए। इसका ब्लड लाइन नए वॉरियर्स बनाने के काम आएगा। नहीं दादी जी, मीरा को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। इसके बच्चे वैसे भी परिवार का हिस्सा रहेंगे, इसलिए इसे मुझसे दूर मत कीजिए। इंदुमती मुस्कुराई। उसे पता था आर्यव की एक फियांसे पहले से है, जो एक स्लट है, पर उसे पिल की सख्त जरूरत थी। उसने हाँ कर दी, पर एक शर्त रखी। कीमत वही होगी जो सिस्टम स्टोर पर है। फाइन, तो फिर 2 मिलियन कॉइन्स। इंदुमती ने उसे घूरा। आर्यव 1 मिलियन का चूना लगा रहा था। दोनों ने अपने खून से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डूम साइन किया। जैसे ही 2 मिलियन ट्रांसफर हुए, आर्यव ने पिल खरीदी। अथॉरिटी की वजह से उसे 50% डिस्काउंट यानी 1 मिलियन वापस मिल गया। ओए होए, मैं तो अमीर हो गया। आर्यव ने पिल इंदुमती को दी। इंदुमती ने एक झटके में दोनों को घर से बाहर फेंक दिया। अगली बार फुर्सत निकाल कर आना और अपनी फियांसे से बचकर रहना। उनकी आवाज आर्यव के दिमाग में गूंजी जब वो बाहर मिट्टी में गिरा हुआ था। आर्यव उठा। मीरा ने उसकी धूल साफ की। उसने मीरा को हल्का सा स्लैप किया और बोला, चलो मीरा, घर चलते हैं। मिशन सक्सेसफुल जी यंग मास्टर। पहाड़ से नीचे उतरना आसान था। आर्यव ने मैंशन के गार्ड से गाड़ी मांगी और एक लग्जूरियस कार तुरंत उन्हें लेने आ गई। गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। मीरा खिड़की के बाहर नज़ारे देख रही थी। उसे अब भी लग रहा था कि ये सब एक हसीन सपना है जो आंख खुलते ही टूट जाएगा। पर तभी आर्यव ने उसकी गोद या लैप में सर रखा और सीधा सीट पर लेट गया। हलचल मत करना, मुझे थोड़ी देर सोना है। जब गाड़ी रुके तब जगाना। मीरा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने ड्राइवर की तरफ देखा, जिसने ऐसे नाटक किया जैसे पीछे कुछ हो ही नहीं रहा। मीरा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आर्यव के सर को सहलाने लगी। आधे घंटे बाद गाड़ी रुकी। आर्यव ने आंखें खोली तो सीधा मीरा की आंखों में देखा। मीरा शर्म से पानी पानी हो गई। सामने 3 मंजिला मॉडर्न विला खड़ा था। वहां शंकर काका जॉर्ज उनका इंतजार कर रहे थे। वो आर्यव के पिता के पुराने बटलर थे और हमेशा से आर्यव के प्रति नरम थे। शंकर काका, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आप यहाँ होंगे। इतनी रात हो गई है, आपको आराम करना चाहिए था। छोटे मालिक, ये मेरा फर्ज है, मेरे पीछे आइए। शंकर काका ने मेड्स को मीरा को नहलाने और नए कपड़े देने का हुक्म दिया और आर्यव को एक स्टडी रूम में ले गए। शंकर काका ने एक काला ब्रीफकेस आर्यव को थमा दिया। इसमें आपकी नई पहचान और उन प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जो परिवार ने आपको इनाम यानी रिवॉर्ड में दी हैं। पिताजी चाहते हैं कि आप कल दोपहर को ही मायानगर के लिए निकल जाएं। आप वहां की शिखर मीडिया कंपनी के नए सीईओ होंगे। सीईओ? और कुछ? आपका सारा सामान पहले ही मायानगर भेज दिया गया है। मीरा नहाकर आपके कमरे में मिल लेगी। आर्यव अपने कमरे में कॉफ़ी पीते हुए डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा। उसका नया नाम अब आर्यव वर्मा होगा। उसे 2 महीने में स्कूल भी शुरू करना था। एक नई कंपनी और ये पर्पल जेड टोकन। इसका मतलब मैं अब परिवार के ट्रू ब्लड्स यानी कोर मेंबर्स का हिस्सा हूँ। दादी जी मुझसे वाकई खुश लग रही हैं।
पिछली जिंदगी में आर्यव की हालत ऐसी नहीं थी। तब उसे एक मामूली मैनेजर बनाकर भेजा गया था, बिना किसी पावर के। उसे एक आम गरीब स्टूडेंट बनकर रहना पड़ा था, जिस वजह से उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। पर इस बार गेम अलग है। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। यंग मास्टर, मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मीरा की हल्की कदमों की आहट कमरे में गूंजी। आर्यव ने सर उठाकर उसे देखा और उसकी सांस अटक गई। सुबह तो ये मिट्टी में लिपटी थी, तब भी खूबसूरत लग रही थी, पर अब इसकी ये स्नोई वाइट स्किन, ये काले बाल और ये पिंक पजामाज, मेड्स ने इसे बिल्कुल एक परी बना दिया है। मुझे इस पर पर्दा डालना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कोई और मर्द इसे देखे। आर्यव ने अपना चेहरा छुपाते हुए 2 बार खांसा। उसे महसूस हुआ कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। अब जाओ, दरवाज़ा बंद करो। मीरा शर्म से लाल हो गई और बिना आर्यव का नोज़ब्लीड देखे दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यव ने तुरंत रुमाल से खून साफ किया और अपनी घबराहट छुपाई। छोटे मालिक, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। यहाँ आओ और बैठो, हमें बात करनी है। ज़्यादा नर्वस मत हो। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, पर मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। मालिक, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? पागल सवाल मत पूछो, वरना सज़ा दूंगा। बात यह है कि हमें पहले अपनी ब्लड लाइन्स को पूरी तरह जगाना होगा। उससे पहले ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी पावर्स के लिए नुकसानदेह हैं। आर्यव का प्लान बड़ा था। उसने ड्रैगन डिसाइपल क्लास इसलिए नहीं चुनी क्योंकि उसके पास एक बेहतर राज था, और उस राज के लिए मीरा और उसका वर्जिन रहना ज़रूरी था। तो फिर मालिक, आपने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? मुझे कुछ नहीं चाहिए। विंक, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? गगन की मौत के बारे में? मालिक, वो गगन, तुम उसे मारना चाहती थी, है ना? हॉर्न में जो तुमने बहाना बनाया था वो झूठ था। तुम बस मौका ढूंढ रही थी उसकी रिचुअल खराब करने का। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मैंने आपसे झूठ बोला, पर गगन एक दरिंदा था। उसने 1 साल पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त को तड़पा तड़पा कर मारा था और हमें देखने पर मजबूर किया था। उसने वादा किया था कि रस्म के बाद वो मेरे और मेरी बहनों के साथ भी वही करेगा। मैंने कब कहा खड़े हो जाओ? बैठो। अब रोना बंद करो। क्या तुम जानना चाहती हो गगन मरा कैसे? जी मालिक, बताइए। गगन ने जो पिल खाई थी वो थी मिस्टी ब्लड पिल। इसे बनाने के लिए 10 जिंदा बच्चों का खून निकालकर उन्हें रिफाइन किया जाता है। क्या? इतने बड़े दरिंदे, पर उन्हें इतने बच्चे मिले कहाँ से? दीनानाथ यानी डिक, जो असैसिन हॉल का मास्टर है, उसने ये सब प्लान किया था। उसने बरसों तक इलिजिटिमेट बच्चों को किडनैप किया होगा। पर गगन की गलती ये थी कि उसका खून दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं हो पाया। जब तुमने उसे घूरा तो ऑब ने बार बार उसे स्कैन किया, जैसे एक स्मार्टफोन पर बार बार एक ही लिंक दबाया जाए। इससे सिस्टम एरर आ गया। सिस्टम ने वो कन्फ्लिक्टिंग ब्लड लाइन्स डिलीट कर दी और साथ में गगन का अपना असली ब्लड लाइन भी खत्म हो गया। मालिक, मैं पूरी तरह तो नहीं समझी, पर आप बहुत महान हैं। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझी? अब दूसरा काम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मालिक। आर्यव खड़ा हुआ और मीरा के कंधों पर हाथ रखा। मैं थक गया हूँ और मुझे यहाँ के तकिए पसंद नहीं आ रहे, इसलिए आज रात के लिए तुम मेरा तकिया बनोगी। और इसके साथ ही आर्यव ने मीरा की नज़रों में बनी अपनी शरीफ इमेज को फिर से मिट्टी में मिला दिया। मीरा को अपने बचपन की ज्यादा बातें याद नहीं थी। उसे बहुत छोटी उम्र में वर्धन परिवार को बेच दिया गया था। उसे और उस जैसे कई बच्चों को एक सुनसान आइलैंड पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। पहले उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया गया, फिर मार्शल आर्ट्स, और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अलग अलग हॉल्स में भेज दिया गया। मीरा की फुर्ती देखकर उसे असैसिन्स हॉल भेजा गया और वहीं से उसका असली नरक, हेल, शुरू हुआ। वहाँ हमें कैदियों को मारना पड़ता था। बहुत से बच्चे तो ट्रेनिंग में ही मर गए। जब भी कोई अमीर वारिस वहाँ आता, मैं सोचती, क्या कोई मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, जैसे सपनों में होता है। पर मुझे पता था, ये सब सिर्फ एक धोखा है। मीरा की जिंदगी का सबसे बुरा दिन तब आया जब हॉल मास्टर के बेटे गगन ने अपनी एक यूनिट बनाई। मीरा खूबसूरत थी, इसलिए गगन की नज़र उस पर पड़ गई। गगन एक दरिंदा था। वो ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों को टॉर्चर करता था। उसने मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मेरे सामने तड़पा तड़पा कर मार डाला, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा दिमाग मजबूत हो सके। वो उसे मारने का अफसोस कर रहा था, पर इसलिए नहीं क्योंकि वो मर गई,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहले उसके साथ सोना चाहता था। गगन ने धमकी दी थी कि रस्म के बाद वो हर लड़की का शिकार करेगा। तभी मीरा ने फैसला किया, वो अपनी बहनों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी। वो रस्म में गई ताकि गगन को मार सके, पर गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। एक एल्डर ने उसे एक ही बार में गिरा दिया। मैं मरना नहीं चाहती थी, कम से कम उस दरिंदे को मारे बिना तो नहीं। पर तभी किसी ने मेरा सर पकड़ा और एक मगरूर आवाज़ आई, मुझे ये लड़की पसंद है। वो आर्यव था। उसका चेहरा किसी राजकुमार जैसा था। उसने मीरा को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे अपना हिस्सा बताया। हॉल में आर्यव ने उसे अपनी गोद में बिठाया। मीरा शर्म से पानी पानी हो रही थी, पर वो गगन की मौत का इंतजार कर रही थी। आर्यव ने उसे गगन को मारने का एक अजीब तरीका बताया। मीरा ने उस क्रेजी प्लान पर भरोसा किया। रस्म के दौरान दर्द बर्दाश्त करते हुए उसने गगन को घूरा, और जब आंखें खोली तो गगन मरा हुआ था। उसके हर रास्ते से खून निकल रहा था। उसने सच कहा था, उन्होंने मेरी मदद की। जब उन्होंने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया, तभी मुझे उनसे प्यार हो गया। आर्यव ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर मीरा का साथ दिया। आज रात मीरा अपना सब कुछ उन्हें सौंपने को तैयार थी, पर आर्यव ने मीरा को छुआ तक नहीं। उसने मीरा के झूठ को माफ़ किया और उसे ताकतवर बनाने के लिए खुद से दूर रखा। खिड़की से सुबह की धूप आ रही थी। आर्यव अभी भी सो रहा था, मीरा की थाइस को तकिया बनाकर। उसका थोड़ा सा थूक मीरा के पजामास पर गिर रहा था। मालिक, आप चाहे मेरे बारे में जो भी सोचें, पर आज से मैं आपकी प्रॉपर्टी हूँ। मेरी जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ आपकी सेवा में गुजरेगा। आर्यव की नींद सुबह सुबह फोन की घंटी से खुली। उसका सर अभी भी मीरा की गोद यानी लैप में था, पर उसमें आंख खोलने की हिम्मत नहीं थी। मीरा, तुम उठाओ, कोई खास नहीं होगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी, ये उन्हीं का फ़ोन है। मैं मीरा हूँ, उनकी पर्सनल मेड। जी, वो अभी मेरी गोद में सर रखकर सो रहे हैं। ये सुनते ही आर्यव की नींद उड़ गई। उसने तुरंत फ़ोन झपटा। फ़ोन पर उसकी माँ कविता थीं। हेलो प्यारे माँ। हाँ, अब माँ याद आई। लगता है अपनी नई मेड के साथ खेलने में बहुत बिजी हो। ज़रा फ़ोन वापस मीरा को दो, मुझे अपने एहसान फरामोश बेटे से बात नहीं करनी। आर्यव जानता था कि माँ गुस्सा हैं और अभी उन्हें मनाना नामुमकिन है। उसने फ़ोन मीरा को दे दिया। 15 मिनट तक मीरा ने कविता के सवालों की बौछार झेली। छोटे मालिक, मैडम ने कहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और उन्हें फ़ोन करते रहें, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी हर ज़रूरत पूरी करूं, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत अच्छा, तो चलो तुम्हारी सज़ा से शुरू करते हैं। सज़ा? पर क्यों मालिक? पहला, तुमने रूल्स तोड़े और भाग कर आई। दूसरा, तुमने मुझसे झूठ बोला। और तीसरा, माँ को ये बोलकर कि मैं तुम्हारी गोद में सो रहा हूँ, तुमने मेरी गुड बॉय वाली इमेज खराब कर दी। चलो, दीवार की तरफ मुख करो और झुको। आर्यव ने उसे हल्का सा स्पैंग किया, जोर से नहीं, पर मीरा शर्म से लाल हो गई। दोपहर के 10 बजे आर्यव नीचे आया तो देखा कि उसके पिता देवराज पहले से वहां बैठकर नाश्ता कर रहे थे। शंकर काका पीछे खड़े थे। क्या ये वही मेरा बुज़दिल बेटा है? टू आर्यव, तुम कल दादी के घर गए थे, तुमने उन्हें कैसे मनाया? वो बहुत जिद्दी हैं। बस दादी को मेरी टैलेंट्स पसंद आ गई तो उन्होंने मदद का वादा किया। मजाक बंद करो, उन्होंने तुम्हें ट्रू ब्लड स्टेटस दे दिया। तुम्हारी बड़ी बहन को ये स्टेटस लेने के लिए मौत के कुआं यानी डेडली डंजन से गुजरना पड़ा था। दादाजी तो पागल हो रहे हैं। तभी मीरा किचन में आई। उसने काली ड्रेस पहनी थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। धत तेरी की, कल ये इतनी खास नहीं लग रही थी, पर आज काश मैंने इसे अपने लिए रख लिया होता। खैर, इमेज मेंटेन करनी है। देवराज ने देखा कि मीरा थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है, यानी स्पैंकिंग की वजह से। कमीने आर्यव, यहाँ आते ही तूने बेचारी पर धावा बोल दिया। इतनी छोटी लड़की पर रहम नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे नहीं ले सकता। सही है, पिताजी को लगने दो कि मैंने इसके साथ रात बिताई है, अब कोई इसे मुझसे नहीं छीनेगा। पिताजी, मैं मीरा के गले से असैसिन हॉल का सोल मार्क हटाकर अपना मार्क लगाना चाहता हूँ। देवराज ने अपना गोल्डन टोकन निकाला और मीरा की गर्दन पर पॉइंट किया। रोशनी चमकी और परिवार के पुराने रूल्स के मुताबिक कमांड एक्टिवेट की। अब ये किसी की नहीं है। मीरा की गर्दन पर वो स्पाइडर टैटू वैसे ही रहेगा क्योंकि वो उसके सोल से जुड़ा है। बस अब ओनरशिप बदल जाएगी। अपना पर्पल जेड टोकन यूज करो और इसे अपना बना लो।
आर्यव ने अपना पर्पल जेड टोकन मीरा की सफ़ेद गर्दन पर पॉइंट किया। एक लाल रोशनी चमकी और वो स्पाइडर टैटू हल्का सा चमका। इसका मतलब था कि मालिक बदल गया है। आर्यव ने उस निशान को अपनी पावर से हाइड कर दिया। अब पूरे परिवार में कोई भी इसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। मीरा सिर्फ मेरी है। नाश्ते के बाद आर्यव ने अपने पिता देवराज से विदा ली। देवराज मीरा की टैलेंट देखकर इतने इम्प्रेस थे कि वो उसे जाते जाते एक गुड बाय हग देना चाहते थे। पिताजी तो अभी से पोते पोतियों के सपने देखने लगे हैं। साए, मुझे सावधान रहना होगा। आर्यव तुरंत अंदर गया और एक वेल यानी नकाब लेकर आया और हैरान मीरा को थमा दिया। इससे अपना चेहरा ढक लो, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करेगी। मीरा ने मुस्कराते हुए वेल पहन लिया। वो जानती थी कि उसके मालिक उसके लिए कितने पॉजेसिव हैं, पर वेल के बाद भी उसकी कातिलाना आंखें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थीं। दोपहर को एक लग्जोरियस कार एयरपोर्ट पर रुकी। ये एयरपोर्ट एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना था, मायानगर का इकलौता रास्ता। उनका प्राइवेट जेट तैयार था। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने उनका स्वागत किया और उन्हें बड़ी आरामदायक सीट्स पर बिठाया। प्लेन ने उड़ान भरी। आर्यव सिर्फ 5 घंटे सोया था, इसलिए उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने देखा कि मीरा की आंखें भी झुक रही हैं। मैं कल रात ठीक से सोया नहीं हूँ और मुझे एक अच्छा तकिया चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। आर्यव ने ब्लैंकेट लिया और मीरा की सीट पर उसके साथ ही बैठ गया। फ्लाइट अटेंडेंट्स हैरत से उन्हें देख रही थी। क्या देख रही हो सब? अगर किसी ने भी मेरे मालिक की नींद खराब की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम भी सो जाओ, ये मेरा हुक्म है। अगर उठने पर देखा कि तुम जाग रही हो तो फिर से सजा मिलेगी। शाम के 6 बजे आर्यव की नींद खुली, पर अब नज़ारा बदल चुका था। आर्यव का सर सीट पर था और मीरा का सर आर्यव के कंधे पर। लगता है बेचारी बहुत थक गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स कहाँ गई? लगता है मीरा ने सबको डराकर भगा दिया। चलो, मीरा को एक और सजा देनी पड़ेगी। आर्यव अगले आधे घंटे तक मायानगर के पुराने जख्मों के बारे में सोचता रहा। पिछली बार उसके भाई बहनों ने उसका मजाक उड़ाया था, पर इस बार वो अंधेरे में रहकर अपने दुश्मनों का शिकार करेगा। उसका पहला टारगेट उसका अपना कजिन। कैबिन की लाइट्स जली। आर्यव ने सोने का नाटक किया। मीरा की आंख खुली और वो घबरा गई। उसने धीरे से अपना सर हटाया और आर्यव का सर वापस अपने कंधे पर रखने की कोशिश की, ताकि लगे कि वो ही सो रहा था। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना सकती हो? माफ़ कीजिए मालिक, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। मैं परेशान नहीं हूँ। देखो, हम पहुँच गए। खिड़की के बाहर मायानगर की चमचमाती लाइट्स नजर आ रही थी। एक नया शहर, एक नया सीईओ और बदले की एक नई शुरुआत। प्लेन से उतरते ही आर्यव ने एक ठरकी अमीरजादे की तरह मीरा को पीछे से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया। अब से मैं एक ऐसे मगरूर राजकुमार का नाटक करूंगा जो ताकतवर से डरता है और कमज़ोरों को सताता है। मीरा, बस मेरा साथ देना। बाहर की दुनिया के लिए मैं सिर्फ आर्यव वर्मा हूँ, एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। मालिक, सच तो ये है कि आपको कमज़ोरों को सताने में वैसे ही बड़ा मज़ा आता है। एयरपोर्ट के बाहर एक शानदार गाड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी, जिस पर शिखर मीडिया का लोगो था। ड्राइवर की सीट पर लोकेश खड़ा था। सर, क्या आप ही मिस्टर आर्यव वर्मा हैं? इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें गाड़ी रनवे तक लानी चाहिए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चलने पर मजबूर करने की? और कहाँ है वो वाइस प्रेसिडेंट? सुना है वो बहुत सुंदर है। वो मेरा स्वागत करने क्यों नहीं आई? गुस्सा मत होइए मालिक, बेचारा सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा है। चलिए, पहले वो शानदार कोठी देखते हैं जो आपके पिता ने तोहफे में दी है। वाइस प्रेसिडेंट को तो आप कल सजा दे ही सकते हैं। लोकेश ने मीरा की तरफ देखा। उसने वेल पहना था, पर उसकी आंखों से ही लग रहा था कि वो कोई अप्सरा है। उसने हाथ मिलाने की कोशिश की, पर आर्यव ने बीच में ही टोक दिया। क्या देख रहे हो? क्या मैं भीख मांगूं दरवाजा खोलने की? काम धाम सीखा या नहीं? गाड़ी चलने लगी। आर्यव का सर गलती से कार की छत से टकराया। लोकेश, तुमने ये जानबूझकर किया। मीरा, देखो चोट लग गई। आर्यव ने इशारा किया और मीरा ने अपना वेल हटाकर उसके माथे पर एक हल्की सी किस की। लोकेश ने ये सब मिरर में देख लिया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। कसम से, इतनी सुंदर लड़की और इस गधे के साथ? ये तो वही बात हुई, गोबर पर गुलाब का फूल। खैर, ये आर्यव वर्मा तो बड़ा नमूरा निकला। वो पहाड़ों के बीच बनी 4 बड़ी इमारतों के एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। गेट पर एक गार्ड ने रोका, पर जल्दी एक महिला बाहर आई। वो थी हेमा। अप्रीजल स्किल, नेम हेमा, लेवल 21, स्टेटस स्लेव, वीक, अथॉरिटी 3, स्किल्स आई फॉर टैलेंट्स S, डैगर आर्ट्स B। ये पिताजी की पुरानी वफादार लगती है। तुम ही मैनेजर हो? हम अभी तक बाहर क्यों खड़े हैं?
मुझे बहुत भूख लगी है। माफ कीजिए छोटे मालिक, मैं बस तस्दीक कर रही थी। मेरा नाम हेमा है। अय, जल्दी गेट खोलो। गेट खुल गया और गाड़ी धीरे धीरे अपहिल बढ़ने लगी। आर्यव ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुरा दिया। उसका प्लान काम कर रहा था। सब उसे एक बेवकूफ़ आर्यव वर्मा समझ रहे थे, जबकि असली आर्यव वर्धन अपने शिकार का इंतजार कर रहा था।